नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हमने अध्याय 1 का पहला भाग कंप्लीट कर लिया था। उस भाग में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। रासायनिक समीकरण को लिखना और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व हम पढ़ चुके थे। और कुछ समीकरण, 1 या 2 समीकरण हमने देखे थे जिनको हमने संतुलित किए। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे और नई एक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, किस प्रकार से उसको संतुलित किया जाता है। इतनी चीज़ें हमारी पहले हो चुकी थी। भाग 1 में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो आगे का पोर्शन हमारा, जो आज हम अगला भाग तैयार करें, उसमें हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और सीखेंगे। उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक समीकरण में यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम संतुलित करना सीखेंगे। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब आगे है संतुलित करना हम सीख रहे हैं। एक समीकरण में आपके सामने लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O क्रिया करके Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2। एक हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख ली। आयरन वाटर वेपर के साथ जलवाष्प से क्रिया करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस प्रकार हम देखें। अब इसे यदि आप ध्यान से देखो तो ये एक असंतुलित समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है 1 है और यहाँ पर आयरन की परमाणु कितने हैं, 3 हैं। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि ये एक असंतुलित समीकरण है। अब इसको क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। ठीक है, संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करें, इसमें एक बॉक्स बना दें। सभी जितने भी संकेत हैं उनके ऊपर क्या बना दें, बॉक्स बना दें। ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, सभी इधर भी उत्पाद में भी हम बॉक्स बना दें। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया। उसके बाद बॉक्स बनाने के बाद एक तालिका बनाने हम टेबल बना लें। ठीक है, टेबल में हम तत्व, एक तरफ तत्व लिख लें, भाई कितने तत्व हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो एक आयरन है, एक आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपका आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तत्व है। ठीक है, 3 तत्व लिख लिए। अब इधर वाला आपको पता है कि एरो के इधर जो रहता है, तत्व जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, अभिकारक, और उधर उत्पाद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, उसी प्रकार उधर लिख लेंगे उत्पाद में, अभिकार में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, दोनों तरफ लिख लिया। अब दोनों तरफ लिखने के बाद दोनों तरफ हम संख्या देखेंगे, अभिकारक में फिर उत्पाद में। यदि आप देखो आयरन, ये इधर अभिकारक है। अभिकारक में यदि आप आयरन को देखो तो यहाँ पर कितना है, परमाणु संख्या इसकी 1 है। ठीक है, उसी प्रकार आयरन को आप उत्पाद में देखो तो आपको दिख रहा होगा Fe3, यानी आयरन के कितने परमाणु हैं, 3, ये 3। ठीक है, अगला तत्व हमारा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का देखते हैं हम। अभिकारक में आप इधर दोनों तरफ देखना है, इधर है नहीं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो ये हाइड्रोजन हमने लिख लिया 2, परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 2 है।
अभिकारक में। अब उत्पाद में यदि हम देखें तो उत्पाद में आप देखो तो हाइड्रोजन इधर तो नहीं है, उधर देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है और उसके परमाणु की संख्या कितनी है, 2, ये लिख ली 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हम देखते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यदि आप देखो अभिकारक में तो यहाँ पर 1 है इधर। उत्पाद में यदि आप देखो तो O4 यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, ठीक। तो इस प्रकार से टेबल बना ली हमने। टेबल से हमें स्पष्ट हो चुका है कि एक असंतुलित समीकरण है और यहाँ देख रहे हैं हम किस प्रकार से परमाणु की संख्या जो है, तत्वों के परमाणु की संख्या में अंतर है ना। यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 3 है। उत्पाद में इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर 2 है, बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है और उधर ऑक्सीजन 4 है। अब इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद तालिका बना ली। तालिका बनाने के बाद आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा अंतर कौन से तत्व के परमाणु की संख्या में है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अंतर यदि हमें दिखाई दे रहा है तो वो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और 4 डिफरेंस अंतर ज़्यादा है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा अंतर हमें किसमें मिला, ऑक्सीजन। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आपको उस तत्व को संतुलित करना है, उस तत्व के परमाणु की संख्या को संतुलित करना है जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा हमें मिला ऑक्सीजन में। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। हम ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो ये जो समीकरण अब मैं नीचे इसको और आगे लिखता हूँ। अब आप देखो तो इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है और उधर क्या है, 4 है। मैंने आपको पहले फर्स्ट भाग में भी बताया था कि जब हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जब आप उसको संतुलित करते हो तो 2 को हमें जो है वो नीचे नहीं लगाएं। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि यहाँ पर H2 है, इधर 4 है, इधर भी हमें 4 करना है, इधर 4 है तो इधर भी 4 करना है। तो आप सोचो कि मैं ऐसा लगा दूं H2O4 इधर, तो इधर 4 ऑक्सीजन हो जाए, उधर भी 4 हो जाए, बराबर हो जाए, संतुलित हो जाए, पर ऐसा नहीं, ठीक है। ये एक रॉन्ग, गलत है, ठीक है। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कर दो आप, मान लो कि ऐसा कर दूं मैं, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि हम इधर यहाँ नहीं लगा सकते, हम उस कहाँ पर लगाएंगे, फ्रंट, आगे, ठीक है, आगे लगा सकते, हम उसको इस प्रकार से नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम नहीं लगा सकते। हम कैसे लगा सकते, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये Fe प्लस, कहाँ लगा सकते हैं, आगे, ये मैंने 4 लगा दिया, आगे H2O, रिएक्शन हुई, फिर बना Fe3O4 प्लस H2, ठीक। अब आपने यहाँ पर 4 लगा दिया, ठीक है। 4 लगाने के बाद आप देखते हो कि ऑक्सीजन का 4, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, उधर भी ऑक्सीजन 4 है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब यदि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपने 4 जब लगाया आगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, अब बदल गई है। अब 2H2O में 4H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 8। 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 4 गुणित 2, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, 4 का 1 में तो 4, ऑक्सीजन तो हो गया 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में बदल गई और उत्पाद में अलग हो गई। तो अब हम दोनों को उठाए, दोनों में से किसी एक को देख लेंगे, या तो हाइड्रोजन या आयरन। हाइड्रोजन या आयरन में से हम किसी एक को संतुलित, दोनों में से किसी को लेना। मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन को, ठीक। अब एक सपोज करो, आप सोचो कि यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो गया, अब हमें उधर हाइड्रोजन को 8 करना है, तो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा हम सोचें तो क्या कर सकते हैं, हम जिस प्रकार इधर 4 हमने लगाया उसी प्रकार इधर भी हम आगे 4 लगा सकते हैं। तो 4
का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, हाइड्रोजन की संख्या 8। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे 4 लगा सकते हैं। देखिए मैं लगा रहा हूँ, ये मैं फिर से लिखता हूँ इसको आगे, Fe+4 H2O रिएक्शन हुई Fe3O4 प्लस H2 क्या लगा सकता हूँ आगे, 4 लगा सकता हूँ। अब हो गया, अब आपका हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब बचा क्या, अब बचा आपका क्या बचा, आयरन। आयरन को कैसे करोगे आप, आयरन का यहाँ पर कितना है, आयरन यदि आप देखो अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितना है, 3 है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। तो आप क्या करें, इसको भी ऐसे ही करें, नीचे तो लगा नहीं सकते हम, आगे लगा दे 3, इस प्रकार से 3Fe+4 H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो इस प्रकार से यदि अब हम इसकी टेबल बनाएं, अब हमारे पास कौन सी समीकरण मिली, ये वाली। अब यदि इसको हम चेक करें कि तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए फिर हम टेबल बना के देख लें, या नहीं भी टेबल बनाओ तो आप ऐसे भी देख सकते हो, या टेबल बनाओ तो इस प्रकार की टेबल बना के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या देख लो। अब इधर हम देख लेते हैं आयरन 3, अभिकारक में आयरन की संख्या कितनी है, आयरन के Fe आयरन के परमाणु संख्या कितनी है, तत्व के परमाणु संख्या कितनी है, 3, ठीक है, और उधर भी 3 बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की, 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 8, उधर भी 4 दूनी 8 बराबर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 4, उधर भी देखो तो आप 4, यानी ऑक्सीजन भी बराबर। इस प्रकार से ये समीकरण हमारी क्या हो गई, संतुलित, ठीक है। देखा होगा आपने किस प्रकार से संतुलित किया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लें, बॉक्स के बाद हम टेबल बना लें, टेबल में हम देख लें कि सबसे ज़्यादा कौन से तत्व के परमाणु में है। यहाँ पर हमने देखा था ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को पहले हमने संतुलित कर लिया, उसके बाद दोनों में से किसी एक तत्व को ले लिया, फिर उसको संतुलित किया, फिर उसके बाद में अगले को किया, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक असंतुलित समीकरण को संतुलित कर लिया, ठीक है। इस प्रकार की ये जो विधि है जहाँ पर हम असंतुलित को संतुलित कर रहे हैं, इस प्रकार की विधि को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या, कौन सी विधि, हीट एंड ट्रायल विधि। इस प्रकार की विधि हीट एंड ट्रायल विधि है ये। और इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का समीकरण में गुणा करते हैं, गुणांक करते हैं और समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल विधि थी जिसके द्वारा हम क्या कर रहे थे, असंतुलित समीकरण को संतुलित। ऐसे यदि आप और भी प्रैक्टिस करो, बहुत सारी समीकरण का आप प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे आप उनको बनाना, आसानी से उनको संतुलित करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हीट एंड ट्रायल विधि को संतुलित किया। और इसके आगे कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम, जैसे यहाँ पर कुछ संकेत भी होते हैं, जैसे हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसमें कुछ संकेत भी होते हैं। संकेत को एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, या जो अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो जैसे ये अभी समीकरण हमारे पास है, जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण में आपका
आयरन जो है आपको पता है आयरन लोहा कैसा रहता है, सॉलिड। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कोष्टक में एस फॉर सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ था H2O। तो यहाँ पर जो H2O है ये आपको पता है वाटर का साइन है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में है। वेपर के फॉर्म में यानी वेपर किस फॉर्म में, गैस। तो यहाँ पर क्या हो गया, G लिख देंगे हम गैस, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में है, वाष्प के रूप में है। तो यहाँ पर G। अब Fe3O4 जब आयरन पे यहाँ पर क्या हो गया, नमी की उपस्थिति में वाटर वेपर से आयरन ने क्रिया कर ली और क्या बना लिया, जंग, आयरन ऑक्साइड। अब ये आपको पता है लोहे में जंग लगी वो भी सॉलिड ही रहता है, तो इसलिए उसको भी क्या लिखेंगे, S। ठीक है, सॉलिड रहता है। और गैस कौन सी निकली आपकी, H2 हाइड्रोजन। तो गैस है ये, आपको पता है गैस के लिए कौन सा सिंबल लिखेंगे अपन, G। तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद की जो भी अवस्थाएं उनको हम इस प्रकार से कोष्टक में लिख सकते हैं संकेत के रूप में। यदि वो सॉलिड है तो S, गैस है तो G, और उसके अलावा 3-4 चीज़ें होती हैं, एक तो सॉलिड के लिए, ठोस के लिए S, ठोस के लिए, उसके बाद में आपका L यानी द्रव के लिए, उसके बाद में आपका AQ आता है एक, एक्वस जलीय के लिए, और आपका G जो है वो आपका गैसीय अवस्था के लिए। तो इस प्रकार से ये अभिकारक और उत्पाद के अवस्था को भी हम कोष्टक में लिख सकते हैं इन 4 संकेत के द्वारा। यदि वो ठोस है कोई अभिकारक तो S, जिस प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा आयरन जो है वो क्या है, ठोस है तो S फॉर सॉलिड। यदि वो द्रव है तो L से लिख देंगे उसे, और यदि वो एक्वस है, जलीय है, तो उसको AQ, और वो यदि गैस है तो उसको G। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करके बताया इस रिएक्शन में। ठीक है, और भी कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे मान लो कोई उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के ऊपर कुछ क्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी होती है। तो उन उत्प्रेरक को भी हम यहाँ पर मतलब जिस प्रकार गैस को चलाने के लिए चिंगारी चाहिए, कि यदि लाइटर होगा आपके पास, चिंगारी होगी तो गैस का बर्नर ऑन करने के बाद वो स्टार्ट होगा, लाइटर में आपकी चिंगारी होगी। तो उसी प्रकार किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ उत्प्रेरक होते हैं। तो उन उत्प्रेरक को भी हम इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं, उत्प्रेरक। यदि कोई उत्प्रेरक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो उस उत्प्रेरक का नाम हम इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, दाब पे होती है, तो उसके लिए भी हम इस एरो के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लो कोई सी 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो रही है, तो उसको भी हम लिख सकते हैं इस एरो के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश को लिखते हैं, तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं कि इस एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जैसे लिखते हैं अपन सूर्य प्रकाश, और क्या लिखते हैं, क्लोरोफिल। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक है या ताप है, दाब है, उन चीज़ों को भी हम इस एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने आज और सीखा कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है समीकरण को हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, और प्रैक्टिस भी की हमने। इसके अलावा और भी आप प्रैक्टिस बुक है आपके पास, बुक में और भी बहुत सारी ऐसी समीकरणें हैं, उनको आप इनकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके उनको देखें। ठीक है, उसके लिए सबसे मेन, यदि आपको समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया था कि सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि आयरन
लोहे ने जल वाष्प से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना, तो आयरन ऑक्साइड का सूत्र मालूम है। यहाँ पर आपने आयरन ऑक्साइड का सूत्र अलग लिख दिया, गलत लिख दिया, Fe2O3 कर दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 कर दिया आपने, तो ये रिएक्शन कभी भी ये समीकरण संतुलित नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना ये हमें मालूम होना चाहिए सही। ठीक, यदि ये मालूम होगा तो पूरी जो समीकरण है वो बिल्कुल अच्छे से सही प्रकार से संतुलित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको संतुलित करना है। ठीक है, और उसके अलावा आगे हम और भी पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो हम अगला जो भाग हमारा अगला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभी तक हम संतुलित करना सीखा था, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार में हम 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो आगे का जो पोर्शन है हम उसमें क्या पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम अगले भाग में पढ़ेंगे और उनमें ये भी देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे हम कि संयोजन अभिक्रिया में कुछ समीकरण देखेंगे, हम वियोजन अभिक्रियाओं में भी समीकरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, विस्थापन में भी, द्विविस्थापन में भी, उपचयन अपचयन में भी हम उदाहरण सहित इनको पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है, जैसे अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसमें एक प्रश्न आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा और उसमें आपने देखा था किस प्रकार से संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी हमने देखी कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और क्यों इसका महत्व है ये भी मैंने आपको बता दिया है। महत्व इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तो किसके लिए आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ये रासायनिक संयोजन का नियम होता है और इस नियम के अकॉर्डिंग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो ये हमने एक प्रश्न पढ़ लिया था। उसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए थे और उसके अलावा अब जो लास्ट पार्ट जो हमारा जो बचा है, आखिरी भाग, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप नोट कर लीजिए और जब आप पढ़ो तो
सामने नोटबुक भी रखिए, नोटबुक में देखिए, और बुक यदि आपने बुक हो आपके पास तो बुक में भी आप देख सकते हो, बुक लेकर बैठे, ठीक है, और अपने नोट्स बनाते जाएं और हमारे साथ कंटिन्यू आप हम जो है हर रोज़ आपको जो है पार्ट वीडियो बना के भेज रहे हैं, उनको देखें, अच्छे से पढ़ें और अपना कोर्स पूरा करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। अब हम आगे जो एक भाग और बच गया है उस भाग 3 को हम कंप्लीट कर लेंगे। उस 3 भाग का मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ेंगे, उस भाग को हम फिर अगले आपके जो भाग है उस भाग में उसको कंप्लीट करके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।